Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the new sets of lecture that is pending from 2020. So बहुत देर बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे, जो कि यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में आ रखा था 2020 वाले पेपर में। तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है एंड वी शुड बी डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स एंड टुडे इज अष्टमी, सो हैप्पी नवरात्र टू ऑल as well as happy Durga Puja to all. So let's start our lecture 5, that is on environmental science portion. So we will discussing all those stuff that is related to environmental science question paper that came in the UC NET exam 2020. So let's begin. So the first question it is asking, besides steam, next gas in order of abundance emitted from a volcanic eruption is। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर स्टीम को छोड़ दें, स्टीम मतलब H2O वेपर, देखो वेपर फॉर्म ऑफ H2O जो होता है वाटर, दैट इज स्टीम। ओके, तो उसने बोला कि बिसाइड स्टीम्स, वाटर को छोड़ देने से, मतलब वाटर वेपर को छोड़ देने से, नेक्स्ट गैस इन दी ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, इसके बाद कौन सा गैस है जो एबंडेंस में पाया जाता है वोल्केनिक इरप्शंस में। तो इसको जो आंसर था, बहुत सारे बच्चों ने सल्फर डाइऑक्साइड लगाया था, बट अमूमन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन, उनमें से कौन कौन से गैसेस निकलते हैं। तो अगर बात करूं तो मैग्मा जो होता है, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा तुम्हारा मोल्टेन लिक्विड, ठीक है, जो कि अर्थ के मेंटल पोर्शन से ऊपर आ रहा है, ठीक है, एज ए मेंटल प्लूम के तौर पे। ठीक है, कंटेंट्स क्या होता है कि डिजॉल्व्ड गैसेस और वोलाटाइल्स विच इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो वॉल्केनो में अगर इरप्शन हो रहा है तो उसका एक ही रीजन है कि जो अंदर की जो वोलाटाइल मटेरियल है दैट इज कमिंग आउट एंड इट इज ब्रस्टिंग द अपर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट का ऊपरी जो सतह है उसको जो फोड़ने का काम कर रहा है वो वोलाटाइल कर रहा है या तो डिजॉल्व गैस कर रहा है, जो कि मैग्मा में मौजूद है। क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो वो कूल हो रहा है एज वेल एज वो रिलीज हो रहा है। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी गैस एक तरीके से रिलीज होना स्टार्ट करे, ठीक है, या तो वोलाटाइल जो रिलीज होना स्टार्ट कर रही है, जो वोल्केनो से निकल रही है, तो वो क्या करेगी, वो ऊपर की जो क्रस्ट है उसको डेफिनेटली वो क्या करेगी, ब्रस्ट आउट करेगी। तो ऊपर के क्रस्ट को जैसे ही वो ब्रस्ट आउट करता है तो उसमें से तुम्हारा गैस के फॉर्म में वोलाटाइल्स निकलता है। तो फिर क्या होता है कि एज द मैग्मा राइजेस, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस, प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि प्रेशर में दबा हुआ रहता है। मेंटल में जब आप बात करो मोल्टेन लिक्विड, तो मोल्टेन लिक्विड के साथ जो गैस मौजूद होता है वो काफी हद तक दबा हुआ रहता है। बट जैसे ही आप मैग्मा राइज करता है सरफेस की तरफ तो प्रेशर रिलीज होता है, और प्रेशर रिलीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है और गैसेस रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड पोर्शन। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बट अगर हम इसकी अंदर की बात जाने कि कौन कौन से गैसेस जो होते हैं रिलीज होते हैं, तो उसमें अगर मैं बोलूं तो वो बोलता है कि बाई फार मोस्ट एबंडेंट वोल्केनिक गैस इज वाटर वेपर। जैसे कि हम जान सकते हैं वाटर वेपर ही है, विच इज हार्मलेस इन नेचर। ठीक है, ये हार्मलेस होता है। बट आफ्टर दैट क्या होता है, सबसे पहले निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने बताया था कि उसके बाद एबंडेंस किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर कौन सा निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। फिर कौन सा निकलता है, तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स होता है, दैट कैन बी एमिटेड फ्रॉम दी वोल्केनोज। तो इस तरीके से ये वोल्केनोज में क्या होता है, ये निकलते हैं बाहर। ओके, सो समझ में आया। तो वाटर वेपर के पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के पास सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तुम्हारा आ जाएगा H2O गैस के फॉर्म में, फिर तुम्हारा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तुम्हारा आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है तो हाँ, ट्रेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी निकलेगा, और फिर तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्केनिक जो इरप्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस ट्रेंड्स में रहते ही हैं हमेशा, तो वो कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वॉल्केनिक इरप्शंस में
क्या प्रोसेस है, किस तरीके से निकलता है, और कौन कौन से गैसेस किस फॉर्म में निकलते हैं और कितने एबंडेंस में निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनोज, ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें यहाँ पे हमने एग्जांपल ऑफ वोल्केनोज के जो कंसंट्रेशन है वो इसीलिए लिए हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हर वोल्केनो में किस किस प्रकार की कंसंट्रेशन में ये लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, ये दिखाना चाहता हूँ, देख लो। तो वाटर वेपर जैसे कि गैसेस फॉर्म में देखो, कलियोमई समिट हॉटस्पॉट जो है 117 डिग्री सेल्सियस पे ब्रस्ट किया, तो उसमें से क्या क्या निकला, पहले वाटर वेपर निकला 37% में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 48.9, सल्फर डाइऑक्साइड 11.8, H2O 0.49। तो आप सीक्वेंस देख रहे हो। तो इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल से भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप जान सकते हो कि कौन कितने एबंडेंस में मौजूद है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसका अगर चाहो तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखा है, तो यू कैन नो इट वेरी वेल। ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा है। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा कि कैलायूस सबमिट जो है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 48.9% है, जबकि तुम्हारा वाटर वेपर जो है वो 37 है। जबकि दूसरे देखो इटा एल में जो 130 डिग्री सेल्सियस में ब्रस्ट कर रहा है उसमें देखो वाटर वेपर ज्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर मोमोटोम्बो में देखो 97.1% वाटर वेपर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 1.44 है, और फिर आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जनरल ट्रेंड में आप देखो, जनरल ट्रेंड में हमारा क्या हो रहा है, हमेशा तुम्हारा जो है क्या, H2O जो है वो ज्यादा है तुम्हारा CO2 से, और फिर CO2 जो है वो SO2 से ज्यादा है। ये तुमको पता होना चाहिए फॉर दी प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अब हर केस में नहीं होता है, कभी जो जनरल केस है वहां पे ही मौजूद है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह में मौजूद होते ही। ठीक है, समझ में आ गया। फिर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वी आर डिस्कसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड was created under। ठीक है, ये किसके अंडर बनाया गया है, द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड जो है वो किसके अंडर बनाया गया है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज फ्रेम्ड अंडर द पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991। ठीक है, PLIA। ठीक है, टू प्रोवाइड द immediate relief to the victims of accidents involving in the hazardous substances। ठीक है, तो थोड़ा इसकी कहानी के बारे में बता दूं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसके जो जो लोग पीड़ित थे उससे, ठीक है, उनको फंड देने के लिए, ठीक है, उनको एक रिलीफ फंड रिलीज करने के लिए इस इनिशिएटिव्स को रिलीज किया गया था। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड। ठीक है, क्योंकि एक इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट था, एक तरीके से इन्वायरमेंटल हैजार्ड था, जिसको क्या लोगों को बहुत सारे इश्यूज हुए थे। मिथाइल आइसोसियानाइड जो था वो एयर के साथ मिल गया था, और उससे जो पूरा जो हमारा जो हैजार्ड हुआ था उसके लिए जो रिलीफ फंड आना था वो इस एक्ट को बनाया है। ठीक है, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट में इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड का जो क्लॉज है वो डालने में उसके बाद ही आया था। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। तो इतना क्लियर है। तो ये क्या हुआ था कि फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन फॉल्टी लायबिलिटीज एंड इन रेस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंसमेंट ऑन द एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया जो 1987 में ये PLI को लाने में मौजूद, MC मेहता जो थे वो इनको लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, रिक्वायर्स इंडस्ट्रीज डीलिंग विद द हैजर्डस सब्सटेंसेस टू सब्सक्राइब द कंपलसरी टू द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, अगर पब्लिक को कहीं से भी किसी हैजर्डस सब्सटेंसेस रनिंग वाली इंडस्ट्री से कोई भी नुकसान होता है तो उसको प्रॉपर इंश्योरेंस प्रदान करने की जो सुविधा है, इसको MC मेहता जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो इसको प्रपोज किया था, और उसके बाद इस चीज को वो लेके आए थे। ठीक है, इतना समझ में है। फिर बोलता है क्या, अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हैजर्डस इंडस्ट्रीज द ऑप्ट ऑफ इंश्योरेंस अंडर द PLI द ERF कंसिस्ट ऑफ कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय NGT। ठीक है, अगर आपको PLIA मिल रहा है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंडर में आपको इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड मिल रहा है, इसके बाद भी NGT के ओर से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से
ठीक है, जो कंपेंसेशन है वो भी मिलता है, ठीक है, फॉर द डैमेज टू द इन्वायरमेंट अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द एनजीटी 2010। ठीक है, ये था कंडीशंस। देखो ये लॉज है, these are the questions related to environmental, one kind of environmental laws. If you know the laws, you can protect the environment. On the basis of your laws, you can suggest the constitutions or some quote for the प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन लॉज के बारे में आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको इन्वायरमेंटल लॉज इसीलिए पता होने चाहिए। ओके, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द हेटेरोमॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी हेटेरोमॉर्फिक रॉक क्या होता है आपको पहले जान लो, फिर ही आप बना पाओगे। तो हेटेरोमॉर्फिक रॉक इज ए इग्नियस रॉक हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन सिमिलर, देखो पॉइंट वन याद रखो, केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होगा बट डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होगा। समझ में आ रहा है? इग्नियस रॉक है जिसका सिमिलर केमिकल कंपोजिशन है बट डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो रॉक होगा वो वो मिनरल का किसी और फॉर्म में होगा। ठीक है, वही होगा केमिकल बट किसी और फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस तरीके का इग्नियस रॉक को हम हेटेरोमॉर्फिक रॉक्स में कंसिडर करते हैं। तो क्या बोला कि डिफरेंट मिनरलोजिकल कंपोजिशन अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर मैग्मा अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी सही बोला, क्योंकि जो रॉक में चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्या मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन में जो चेंजेस आएगा वो इसी वजह से आएगा क्योंकि वो क्रिस्टलाइज अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू मैग्मास ऑफ नियरली आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन इनटू टू डिफरेंट मिनरल एग्रीगेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कूलिंग हिस्ट्रीज। ठीक है, कूलिंग हिस्ट्रीज का मतलब समझो कि लेट कूलिंग हो रहा है या ईयरली कूलिंग। ओके, इट इज ऑकरिंग लेट कूलिंग और ईयरली कूलिंग, उस चीज पर डिपेंड करता है। तो जल्दी कूलिंग होगा या लेट कूलिंग होगा उस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो हेट्रोमॉर्फिक जो अपना रॉक है वो इस तरीके से जाना जाता है कि उसका जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है दैट इज वेरी डिफरेंट बट सिमिलर तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। बाकी जो आपके जो दिया है सेम मिनरल कंपोजिशन एल्यूमिनियम सी मैग्मा, तो इसके बारे में आप खुद जाके पढ़ो। हेट्रोमॉर्फिक ही मेनली इसमें जो था वो रॉक इंपोर्टेंट था। ओके, हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज इन द एटमोस्फियर। हमको ने थोड़े यूनिट 2 में इस चीज को पढ़ा है रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो रेडिकल्स के ऊपर पढ़े ही हो, यूनिट सिलेबस में भी है। ठीक है, तो सिलेबस में जब बताया गया है तो इस चीज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। किसी भी केमिकल कंपाउंड का रेजिस्टेंस टाइम किसी भी स्पीयर में कितना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज ऑफ द एटमोस्फेयर उसने बोला था। ठीक है, तो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में कौन है? OH। ठीक है, 1 मिनट से लेके, नहीं नहीं, 1 मीटर से लेके ये जो तुम्हारा है ये 1 सेकेंड से लेके 100 सेकेंड्स के बीच में, 1 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में OH लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन सा हुआ? OH हुआ। फिर क्या हुआ? आप ये सीक्वेंस देख सकते हो कि यहाँ पे 10 मीटर से लेके 100 मीटर के बीच में NO3 एंड HO2 है। ठीक है, जो कि 100 सेकेंड्स के बीच में ही है। तो इसके बाद ये सीक्वेंस आया। ठीक है, तो OH, NO3, HO2, CH3O2, फिर सारे जो आपके DMS हैं, परऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, एरोसोल है, तो ये सब बीच बीच में आएंगे। ठीक है, नहीं क्योंकि आप देख भी सकते हो इसका जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। एरोसोल्स का ऑब्वियसली जो रेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है। फिर लॉन्ग लिप की बात करें तो CFCs, मीथेन, देखो इंटरमिक्सिंग हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो है हेलोन्स, तो ये जो आप पढ़ रहे हो लॉन्ग लिव्ड हैं, ये हेलोन्स हैं, CFCs हैं। ठीक है, मीथेन है, ये करता क्या है? एक ही तो काम है इसका, ग्लोबल वार्मिंग में काम करता है ये। मतलब ग्रीन हाउस गैस की तरह ये बिहेव करता है। अंडरस्टैंड? तो ये पोर्शन समझ में आया।
तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि कौन सा शॉर्ट लिव्ड है, कौन सा मॉडरेट लॉन्ग लिव्ड है, कौन सा लॉन्ग लिव्ड स्पीसीज है, ठीक है। माइक्रो, अर्बन, रीजनल एंड सिनोप्टिक ये भी पता होना चाहिए, और रेजिडेंस टाइम भी पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ फटाफट से, इसके बारे में पढ़ो एंड समझो, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। या तो अगर डाउट डिटेल में पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाके पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हो उतना ज़्यादा फैलाओ यार, क्योंकि अब यूसी नेट के एग्जाम्स जो हैं सर पे हैं, और आई होप कि आप सब अच्छा अच्छा इससे प्रिपेयर कर रहे होगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।